हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री और उसका चैप्टर हम फर्स्ट देख रहे थे, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो हम इसके कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था वो देखा था इतिहासकार और उनके सोर्स, कि जो इतिहासकार होते हैं जो हिस्ट्री लिखने का काम कहाँ से करते हैं या उनके रिसोर्स क्या होते हैं, स्रोत कहाँ से होते हैं, मतलब क्या होते हैं जहाँ से वो हिस्ट्री लेते हैं, उसे लिखने का काम किस तरह से करते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज होती रहती है या वर्डों के मीनिंग क्या है बदलते रहते हैं, तो उनको कितने ध्यान से ये क्या है हिस्ट्री लिखनी पड़ती होगी, कहाँ से वो रिसोर्स उठाते होंगे, किस तरह से वो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते होंगे, ये सारा कुछ हमने लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके थे। उसी में हमने बात करी थी कि अब क्या है, लिखित सामग्री ज़्यादा मिलने लगी थी और लिखित में हमने देखा था कि वो कौन सी सामग्री थी, पांडुलिपि। तो हम इस टॉपिक में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पांडुलिपियाँ होती क्या थी, उन्हें लिखने का काम कौन करता था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख ले और उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम। अब हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि जो रिटर्न सामग्री है, रिटर्न जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो रिटर्न मटेरियल मिल रहा था उसमें काफ़ी संख्या में, मतलब विविधताजनक, मतलब आश्चर्यजनक जो है उसमें बदलाव आ रहा था, चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न ये चीज़ें मिलने लग गई थी। तो ये क्या थी, तो इसके आगे इतिहासकार सूचना के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल करने लगे थे। यहाँ पर आप देखो कागज़ की वैल्यू, इसको थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो धीरे धीरे कम होने लगी थी, कि मतलब जो आपके ये एक तरह से कहेंगे कि इसके आगे जो इतिहासकार जो रिसोर्स या सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे थे, तो ये आपके जैसे कॉइन्स हो गए या आपके जो और भी रिसोर्स जो होते थे, इनकी जो धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगी थी और वो जो रिटर्न जो चीज़ें थी उनकी वैल्यू बढ़ने लगी थी। मतलब वो जो लिखित रूप में उसको ज़्यादा प्रमाणिक मानते थे लोग, तो उनकी वैल्यू बढ़ने लगी थी एक तरह से। जैसे कॉइन्स वगैरह तो थे ही, बट बाकी की और भी जो रिसोर्स, मतलब जो हमें चीज़ें जो ये खंडर वगैरह मिलते थे इन चीज़ों की, तो धीरे धीरे ये कम होने लगे, लेकिन रिटर्न जो चीज़ें हैं उनकी संख्या क्या है, बढ़ने लगी थी। तो इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया, कि मतलब इसी टाइम पीरियड में क्या था कि जो पेपर है वो सस्ता होता चला गया। अब देखो कोई भी चीज़ सस्ती कब होती है, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो कागज़ बहुत ज़्यादा बनने लगा था, तो उसी टाइम पीरियड में क्या है, यहाँ पर कागज़ क्या है, सस्ता हो गया। अब पेपर सस्ता होगा, उससे क्या होगा, लोग लिखने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जब पेपर ईजिली अवेलेबल होगा तो लोग उसमें लिखेंगे। और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा, मतलब बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर क्या है, कागज़ मिलने लगा था। पहले तो ये होता था कि कागज़ मिलता नहीं था, तो ताड़ पत्रों पर उन पे जो बुर्ज जो पेड़ उसकी छाल होती थी उस पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी, एक तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, पेपर सस्ता हो गया तो पांडुलिपि लिखने में मतलब आसानी रहेंगी। देखो पांडुलिपियाँ क्या होती थी, कि पांडुलिपि ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें होती थी, मतलब बुक्स होती थी जिनको हाथ से लिखा जाता था। जैसे आज के टाइम में आप मार्केट जाते हो तो बुक लेके आते हो, तो क्या प्रिंटेड बुक मिलती है आपको, प्रिंट मशीन से प्रिंट कर दिया आपको बुक मिल गई। लेकिन जो चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी उनको पांडुलिपि बोला जाता था। मतलब जो पुरानी, जैसे अब इनको कई जगह मतलब उन पे ताड़ का जो पेड़ होता था उसके पत्तों पर, और जो बुर्ज का छाल होता था, सॉरी बुर्ज की छाल, उस पर भी लिखा जाता था। तो वहाँ इन पांडुलिपियों को लिखा जाता था, और वो भी क्या है, हाथ से। और इनको लिखने वाले भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें परफेक्ट होते थे। जैसे आज के टाइम में नहीं हर कोई लिख लेगा, मतलब हर कोई इतनी बुक्स की कहते हैं ना, प्रतियाँ छाप देते हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स छाप देते हैं, मतलब प्रिंट कर देते हैं, बुक लिखने का हर कोई काम कर लेता। पहले ये आसान नहीं होता था, इन्हें लिखने के लिए बहुत, मतलब कहते हैं टैलेंटेड, जो सुलेखन बीसी, मतलब जो सुलेख लिखने का काम करते थे, उन लोगों को रखा जाता था काम पर, उनसे ये काम करवाया जाता था, लिखने का काम करवाया जाता था। तो हर कोई नहीं लिख पाता था पहले के टाइम में। अब क्या था कि लोग लिखते तो थे, चलो रिटर्न चीज़ें थी, हमारे पास रिसोर्स थे, लेकिन जो लिखने का काम भी किन चीज़ों पे ज़्यादा किया जा रहा था, धार्मिक ग्रंथ थे वो ज़्यादा लिखे जा रहे थे, मतलब धर्म ग्रंथ उन पे ज़्यादा लिखा जाता था।
जो जो शासक होते थे उनके वृत्तांत पर, कि मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है, या कोई मतलब उनके दरबार में कोई भी आता था, जो भी कोई यात्री आता था, जो भी कवि वगैरह आता था, वो उनके बारे में, राजा के बारे में लिखता था, या कोई मतलब जो संत महात्मा होते थे उनके बारे में लिखा जाता था, या इन सारी चीज़ों पे मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था, या इन सारी चीज़ों पर जो पांडुलिपियां बनाई जाती थी या लिखी जाती थी। लोग धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत मतलब जो शासकों के जो चीजें होती थी, घटनाएं होती थी, उनके बारे में, जो मतलब शासक मतलब राजा महाराजा, संतों के लेखन, जो संत वगैरह होते थे उनके बारे में, उनके उपदेश की, वो क्या मतलब उपदेश देते हैं। लोग आज के टाइम का तो नहीं पता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे इन चीज़ों के, कि जो लोग साधु संत हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा उनका आदर सम्मान करते थे। तो इसलिए उनके द्वारा जो भी उपदेश दिए जाते थे उनको भी लिखा जाता था इनमें, पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में। तो उनके उपदेश, अर्जियां, उनके द्वारा जो अर्जियां दी जाती थी, वो अदालतों के दस्तावेज की, मतलब जो कोई भी अदालत से रिलेटेड जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे उनको भी लिखा जाता था पांडुलिपियों की, मतलब किस तरह से किस रिकॉर्ड जो बनाए जाते थे वो भी। हिसाब तथा करों के खाते की, मतलब जो टैक्सेस वगैरह कैसे कितना लेना है, कहाँ से आया है, कितना आया, ये सारा कुछ इनका हिसाब किताब सब लिखने में इसका प्रयोग करने लगे थे। अब लोग इन सारी चीज़ों में लिखने का उपयोग, अब क्यों लिखने में इतनी सारी चीज़ों का रीज़न ये था क्योंकि अब पेपर सस्ता हो गया। अब वो पेड़ की छाल वाल निकाल कर इतना टफ काम नहीं रह गया था, हालांकि मतलब फिर भी टफ था, लोग हाथों से लिखा जाता था, लेकिन मतलब पेपर इजीली अवेलेबल था। तो लोगों ने क्या है, अब इन सारी चीज़ों में ये लिखने का मतलब कह सकते हैं लिखित सामग्री ज़्यादा मिलने लगी थी। अब देखो अभी भी अब नॉर्मल इंसान जो है, आम लोग, वो तो काम करेंगे नहीं लिखवाने का काम अभी भी एक जो है धनी वर्ग कहेंगे, या फिर जो पैसे वाले लोग होते थे वही लिखवाने का काम करते थे, या राजा महाराजा या कोई साहूकार वगैरह, जमींदार वगैरह, जो भी मतलब जो जिसके पास पैसे हैं वही इन्हें लिखवाने का काम करते थे। तो धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ या तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। अब जो हमारी पांडुलिपियां होती थी वो कहाँ मिली है हमें ज़्यादातर, या कहाँ से हमें चीज़ें प्राप्त करी हैं, तो ज़्यादातर ये चीज़ें कहाँ मिलती थी, वो या तो धनी व्यक्तियों के द्वारा लिखवाई जाती थी, या शासक जो राजा वगैरह होता था, या जन मतलब लोगों के, शासक जन मतलब जो राजा वगैरह, मठ मतलब मठ जो होते हैं ना आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उनके लिए मठ, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है वैसे ही, मतलब जो मोमडन में जो आपका वो हो गया मस्जिद हो गया, ईसाइयों के लिए जो आपका चर्च वगैरह हो गया, उसी टाइप से मतलब जो मठ वगैरह बौद्ध धर्म के, वहाँ से भी मिली है हमें कई सारी पांडुलिपियां, मंदिरों से भी मिली है कि मंदिरों में लिखवाने का काम करते होंगे पंडित वगैरह, जो है पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को, अब इसको अंडरलाइन कर लें, जो 6 क्लास के बच्चे इसको अंडरलाइन करने, एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि पांडुलिपियां क्या होती हैं, या ये कहाँ पर सेफ रखी जाती हैं, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाता है 1 लाइनर में। तो इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था, कि जो आपकी लाइब्रेरी वगैरह होती थी, या अभिलेखागार, जैसे आपके आज के टाइम में आप देखोगे म्यूजियम वगैरह होते, तो वहाँ पर इनको सेफ रखा जाता था, लाइब्रेरी में और अभिलेखागारों में। अभिलेखागार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं, मतलब उनको हम स्टोर करके रखते हैं, मतलब सेफली रखते हैं वो। तो इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, कि ये जो पांडुलिपियां होती हैं या ये जो दस्तावेज होते हैं, उससे जो हिस्टोरियंस हैं या इतिहासकार हैं उनको बहुत सारी जो विस्तृत है, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है या जानकारी मिलती है, वो यहाँ से पता कर लेते कि पहले के राजा महाराजा वो किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, किसी राजा की हिस्ट्री के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में अगर हमें इतिहास लिखना है तो ये पांडुलिपियाँ काफ़ी मतलब हेल्पफुल होती थी, क्या काफ़ी इनसे मदद मिलती थी। मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, कि मतलब इनका यूज़ भी बहुत कठिन है, कि ऐसा नहीं कि बस उठा लिया, बस लिख दिया, बस छाप दिया, बस हो गया, कि कौन सा टर्म कहाँ यूज़ करना है, किस वर्ड में यूज़ किया है, उस वक्त उसकी मीनिंग क्या थी और उनमें मतलब क्या बदलाव आए, चेंज आए, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ भी चीज़ें बदली हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई आसान बात तो नहीं थी इतिहास लिखना, बस ऐसा नहीं कि बस कह दिया और बस उतार दिया और बस लिख दिया इतिहास। अभिलेखागार क्या होते हैं, कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है,
आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अवलेखागार होते हैं, कि मतलब अपनी जो नेशनल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके अपने अपने क्या होते हैं, अवलेखागार होते हैं, जहां पर इन चीज़ों को सेफ रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जहाँ पे अपने तमाम पुराने जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, ये अभिलेख या लेन देन के ब्यौरों का क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। अब देखो, आप जब किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, उनके मतलब ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा फाइल्स के पुलंदे होते हैं, मतलब स्टोर किया जाता है एक रूम में, मतलब अलमीराज वगैरह में रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो हर मतलब डिपार्टमेंट में, या चाहे वो अपने स्टेट का हो, चाहे नेशन का हो, राष्ट्र का हो, वहाँ अपने अपने क्या है, अवलेखागार होते हैं, जहाँ ऐसी चीज़ों को क्या है, सेफ रखा जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। अब देखो, इन पांडुलिपियों का यूज तो लोग करते थे इतिहास लिखने में, लेकिन इनका यूज करना काफी कठिन होता। तो कि क्या प्रॉब्लम्स आती थी, तो उन दिनों छापखाने तो थे नहीं, कि मतलब उस टाइम ये प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, कि भाई प्रिंट कर दिया, जैसा था एज इट इज उसको प्रिंट कर दिया, वैसा ही एज इट इज निकल आए। इसलिए जो लिखने का काम कौन करते थे, लिपिक या नकलन बीस, जिसको हम सुलेखन बीस भी कहते हैं। नकलन बीस मतलब जो नकल करने का काम करते थे, मतलब उसको एज इट इज लिखने का काम, कॉपी करने का काम करते थे। वो हाथ से ही पांडुलिपियों की क्या करते थे, प्रतियां बनाते थे। प्रतियां मतलब कॉपीज बनाते थे, कि जैसे एक बुक है, फिर उसको मैंने कॉपी किया, मतलब उस बुक को लिखा, फिर और एक कॉपी बनाई उसकी। अब आप सोचो कि इससे प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअल में। प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअल में देखो, जब मेरे पास, चलो मैंने अपनी एक दिन मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मतलब आप सोचो कि आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हो, आपने देखा कि बहुत सारा काम बढ़ गया है, मतलब बच्चों से पूछोगे कि कल क्या काम कराया मैम ने, कि मैं बता दो, तो आप उनसे क्या करोगे, उनकी कॉपी बोरो कर लोगे। कॉपी जब आपने बोरो करी, तो क्या है, जब आप उसकी जब कॉपी करने लगोगे, नकल करने लगोगे, तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी उसके समझ में नहीं आएगी उसकी आपको, तो आप देखोगे कि फिर नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, इसने जैसा लिखा मैं वैसे ही बना देती हूँ। आपने बना दिया, हो सकता है उसने भी कुछ गलत लिख दिया हो, मतलब लिखना कुछ और चाह रहा हो, लिख कुछ और दिया, या उसका जो वर्ड है वो बनाने का वो टाइप वो हो, लेकिन आपने उसका कुछ का कुछ समझ के लिख दिया। फिर आपकी किसी ने और ने कॉपी करी, उसने कुछ और लिख दिया, तो एक ही वर्ड वहाँ चेंज हो जाएगा, मतलब आप कहोगे कि वो एज इट इज नहीं मिलेगी आपको वो नकल। तो इससे क्या है, जो इतिहासकार होते थे, वो वर्ड अगर चेंज हो रहा है तो उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो इससे इतिहासकारों को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो कॉपियां होती थी, शुरुआत की आप कॉपी देखो, जो मेन कॉपी देखो और लास्ट कॉपी देखो, उनमें आपको बहुत अंतर आएगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। धीरे धीरे कॉपी हो के एक आध दो वर्ड मतलब बदलते ही चले जाएंगे आपके, क्योंकि आप कभी भी करके देखना कि आप जब अपने फ्रेंड से या उससे कॉपी बोरो करते हो, तो चीज़ें क्या है, जब आप लिखते हो, कॉपी करने का काम करते हो, तो कुछ टर्म आप अलग लिख देते हो और आपको पता भी नहीं होता कि वो चीज़ें और बदलती चली जाती है। तो सेम उसी टाइम था। अब हर कोई मतलब उसने लिख दिया, लेकिन दूसरे ने जब उसमें से कॉपी करी तो कुछ का कुछ लिखा, अगले ने कुछ का कुछ और लिखा। तो इस तरह से क्या है, चीज़ें चेंज होती थी। तो अब हिस्टोरियंस, मेन तो बात कुछ और है जिस पांडुलिपि में मेन में लिखी हुई है, लेकिन अगर उसने जो कॉपी दूसरी उठाई उसमें कुछ और लिखा है, तो वो उसके बेस पर अगर, तो उनको बहुत ध्यान से मतलब ये चीज़ें देखनी पड़ती थी, और तब उन्हें इतिहास लिखना पड़ता था या हिस्ट्री लिखनी पड़ती थी। तो ऐसा नहीं कि बस पांडुलिपि उठाई और उसमें से कॉपी कर लिया कि हाँ हाँ ये लिखा हुआ है इतिहास में और बस हो गया काम, बिल्कुल नहीं। उनको सारी चीज़ें ध्यान से देखनी होती थी, और उसी के बाद जो टर्मिनोलॉजी वगैरह वो उसी हिसाब से जो शब्द वगैरह यूज़ करना पड़ता था, या उसी हिसाब से वो लोग हिस्ट्री लिखने का काम करते थे। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, अगर आप अपने किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारती हैं, मतलब अगर आप उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं, कि ज़रूरी नहीं है आसान हो, क्योंकि उसके आपको क्या पता हैंडराइटिंग ही समझ में ना आए। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना होता होगा कि क्या लिखा गया है। मतलब आपको कई बार अब उसके ने क्या लिखा है ये समझ में नहीं आएगा आपको, तो आप क्या करोगे, उस टाइम आप उससे पूछोगे तो है नहीं कि पूछने जाओगे कि तुमने क्या लिखा है भाई बता दो, तो आप क्या अंदाजा ही लिखाओगे, अच्छा हाँ हो सकता है इसने ये लिखा होगा, मतलब, और आप वही लिख लेते हो। तो आप अंदाजा ही लगाना होता होगा कि क्या लिखा है, फलस्वरूप इसके लिखे में, मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे क्या कर दोगे, आप बदलाव कर दोगे या चेंज कर दोगे। देखो यहाँ पर ये पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब जो लिखने का काम कर रहे हैं, मतलब पांडुलिपि बनाने का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे उसको पढ़ लेंगे हम पैराग्राफ को।
तो यह एक लघु चित्र है, इसकी प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की क्या है, नकल कर रहा है। देखो एक आप देखोगे यहाँ पर एक बुक रखी है और दूसरी एक में से दूसरे में वो लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉपी करने का काम कर रहा है। तो किसी पांडुलिपि की क्या है, वो नकल कर रहे हैं। इस चित्र का आकार जो है वो सिर्फ 10.5 इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इस लघु चित्र या जो मिनिएचर, इसको क्या कहा जाता है, मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी क्या है, किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर जो संग्रहकर्ता मतलब जो इकट्ठा करने का काम करता है, उन्हें अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से क्या है, अलग करके बेचने का भी काम कर देते हैं। कई बार ये इतनी अट्रैक्टिव होती हैं या इतनी अच्छी होती हैं। अभी हम जो टॉपिक में देख रहे थे वो था कि जो आपके ये जो कई बार क्या है, हम अंदाज़ा लगाते हैं सिर्फ कि आपके फ्रेंड ने क्या लिखा होगा, ये हम एग्जाम्पल देख रहे थे। अब इसके फलस्वरूप जो आपके लिखे में और आपके मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे क्या है, बदलाव आ जाते हैं या चेंजेज आ जाते हैं कि उसने कुछ लिखा और आप कुछ लिख लेते हो, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं कि वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि हो सकता है वो जो टर्म है बिल्कुल कुछ का कुछ ही लिख दिया आपने, तो ये महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। इसी तरह से जो पांडुलिपियों की प्रति बनाई जाती है या कॉपीज बनाई जाती है, तो उसमें भी तो ऐसा ही होता है। अब वो हर कोई इंसान तो है नहीं कि एग्जैक्ट उसकी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे क्या कर देते थे, फेर बदल कर देते थे। जो कॉपी कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ बदलाव या चेंज आ जाता था और फेर बदल करते चले जाते थे। ये कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, मतलब कहीं किसी शब्द में चेंज आ जाता था, कहीं किसी वाक्य में चेंज आ जाता था। सदी दर सदी, अब सदियों तक ये चीज़ें चलती रहेंगी ना कि अगली सदी में मतलब और उसमें लोगों ने चेंज किया, तो सदी दर सदी जो ये प्रतिलिपियां बनाई गई थी, प्रतिलिपियों की भी फिर कॉपी की, फिर और कॉपी बनाई गई, बनती रही, तो अंततः एक ही मूल ग्रंथ का भिन्न भिन्न प्रतिलिपि एक दूसरे से अलग हो गई। अब आप देखो, एक उसका मूल ग्रंथ मतलब एक जो मेन कॉपी है वो और लास्ट की, सबसे लास्ट की अगर कॉपी मिलाओगे तो उन दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जब आप कॉपी से कॉपी करते चले गए तो कई सारी जो टर्मिनोलॉजी क्या है बदलती चली जाती है, लोग कॉपी करने में चेंज करते चले जाते हैं। छोटे छोटे फेरबदल से ही आखिर में बहुत सारे क्या है चेंज आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो मेन प्रतिलिपि है उससे और उस मतलब उनमें जो बाद की जो प्रतिलिपि है उसमें काफी अंतर आ जाता है। अब अंततः आप क्या करोगे, एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई कि मतलब एक ही जो मेन मूल ग्रंथ है उसकी जो कॉपियां वो बिल्कुल अलग अलग हो गई। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, एक मेन प्रॉब्लम कि हम किसको सही माने, इन कॉपियों को या उसको, क्योंकि आज हमें लेखकों की मूल जो पांडुलिपियां शायद कहीं नहीं मिलती, क्योंकि कई बार हमें क्या उनकी प्रतिलिपियां सिर्फ कॉपी मिलती हैं, पांडुलिपियां नहीं मिलती, या तो मतलब उनमें कीड़े लग गए हैं, मतलब जो उस टाइम के जो पेपर में कीड़े लग गए हैं, या फिर नष्ट हो गए हैं किसी तरह से, मतलब जो भी है बची है तो बहुत थोड़ी बहुत, मतलब उनकी कॉपियाँ बची हैं। मेन प्रतिलिपियाँ, मूल प्रतिलिपियाँ तो हमारे पास है नहीं, तो हम किसको ठीक माने कि जो प्रतिलिपियाँ मिली हैं उनमें हमें चीज़ें बदलती हुई मिली हैं। तो हमें बाद के लिपिकों द्वारा जो बनाई गई प्रतिलिपियां थी, प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अब हम उन्हीं पर डिपेंड है जो हमारे पास कॉपी है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ विभिन्न विभिन्न प्रतिलिपियों का क्या है अध्ययन करना पड़ता है। कि अब कि मेन मतलब अब इतिहासकार ऐसा तो है नहीं कि उस कॉपी को उठाया जो उसमें लिखा बस वो लिख दिया उसने, नहीं, उसको इतिहास लिखने के लिए उसकी जितनी भी उस मतलब युग से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रतियां हैं उन पांडुलिपियों की, उन सबको उठाएगा, फिर वो उनका अध्ययन करेगा, फिर जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा फिर वो उसको लिखने का काम करेगा, किसको, इतिहास को। यहाँ एक एग्जाम्पल भी और मिलेगा आपको। तो कई बार क्या होता है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में क्या है संशोधन करते हैं, मतलब बदलाव। जैसे मान लो आज मेरी हैंडराइटिंग मतलब कैसी है
और बाकी के टाइम जैसे आप देखो आपकी 6th क्लास में हैंडराइटिंग कैसी होगी, 7th में थोड़ी चेंज हुई होगी, मतलब कुछ अच्छा किया होगा आपने, और फिर आप आगे जाओगे बड़ी क्लास में और बदलती जाएगी। फिर आप अपनी बाद की कॉपी और शुरुआत की कॉपी देखो, दोनों में बहुत अंतर आएगा। तो कई बार क्या होता है कि जो लेखक होते हैं स्वयं की जो खुद की जो है समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। 14वीं शताब्दी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो 14th सेंचुरी में, मतलब 14वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार लिखा कि मतलब जो आए वो इंडिया पर अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा था उन्होंने। पहली बार कब लिखा? 356 में लिखा था। उसके बाद उसने जो दूसरी बार अपने 2 वर्ष बाद अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा। तो दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी कि मतलब 1971 तक जो हिस्टोरियंस थे उनको यही नहीं पता कि जो जियाउद्दीन बर्नी ने जो अपना मतलब एक तो लिखा 1356 में, उसके बाद एक 1358 में लिखा। तो 58 वाले तो पता था लोगों को, लेकिन 1356 वाले पृथ्वी के बारे में ही नहीं पता था कि इससे पहले वाली भी कोई पृथ्वी है या कोई लिखा गया है इनके बारे में वृत्तांत, मतलब इनके द्वारा लोगों को पता ही नहीं। अब क्यों नहीं पता चला? एक्चुअल में क्या उनकी राइटिंग में चेंज आ गया, उनकी लिखने के टाइप में, तरीके में, या कुछ और चीज़ों में चेंजेस आ गए, क्योंकि वक्त के साथ क्या है चीज़ें बदलती रही। इस वजह से लोग पहचान ही नहीं पाए कि ये उन्हीं की पृथ्वी है, किनकी? जियाउद्दीन बर्नी की। तो ये कब तक नहीं पता चला था? 1971। उसके बाद मतलब हिस्टोरियंस को पता चला था कि हाँ ये जियाउद्दीन बर्नी की ही पृथ्वी है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में क्या है दबी पड़ी थी, मतलब जहाँ किसी लाइब्रेरी में दबी पड़ी थी, मतलब निकली नहीं, बाद में निकली, तब पता चला कि हाँ इसकी एक और क्या है प्रति है। यहाँ एक बॉक्स की इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम। लिखावट भी भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है कि लोग मतलब जो पढ़ने में उसमें भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। उसका रीज़न भी मतलब लिखावट में हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर से, मतलब एक लिपि का नाम है, ये कैसे लिखी जाती है? बाईं ओर से लिखी जाती है। इसमें वर्णों को जो जोड़कर धारा प्रवाह रूप से क्या है लिखते हैं कि मतलब एक फ्लुएंट उसमें लिखते हैं। फारसी जो है वो अरबी की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है कि मतलब फारसियों के लिए जो इस लिपि को पढ़ना क्या है आसान होता है। और शिकस्त जो लिपि होती है ये होती है आपकी दाईं ओर से लिखी जाती है। अधिक जो सघन होती है और संक्षिप्त मतलब वो छोटा और कठिन भी होती है, डिफिकल्ट भी होती है। तो 2 लिपियों के बारे में यहाँ बताया गया है। अब हमारा ये जो टॉपिक है पांडुलिपियों वाला, मतलब कि पांडुलिपियों से जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, कैसे मतलब अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं या किस तरह के ये स्रोत हैं, किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम्स क्या आती थी इनको, इनसे भी वो किस तरह से हिस्ट्री लिखने में उन्हें दिक्कतें आती थी, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की जो नई सोसाइटीज़ बनी थी, नई पॉलिटिकल जो ग्रुप्स बने थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अभी के लिए हमारा यही टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।